KP3 ज्योग्राफिक चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग भारत लोग और अर्थव्यवस्था की इस पुस्तक के 10वें अध्याय परिवहन तथा संचार का हम लोग अध्ययन करते हैं। इसके पहले हम लोगों ने सड़क परिवहन, रेल परिवहन, जल परिवहन के बारे में हम लोगों ने अध्ययन किया और आज यहाँ पर हम लोग वायु परिवहन के बारे में अध्ययन करेंगे। वायु परिवहन मनुष्य ने पक्षियों को आकाश में उड़ान भरने या कह लीजिए उड़ान भरते हुए देखकर वायुयान का निर्माण किया, जिससे परिवहन धरती से उठकर आकाश तक जा पहुंचा। वायु परिवहन यातायात तंत्र का सबसे तीव्रगामी साधन है। वायु परिवहन ने भौगोलिक दूरियों और समय को घटाकर समूचे विश्व को एकता के सूत्र में पिरो दिया। यह पर्वतों, पठारों, वनों, मरुस्थलों तथा महासागरों की बाधाओं को पार कर अपने गंतव्य पर पहुंच जाता है। भारत जैसे विस्तृत तथा विषम उच्चावच वाले देश के लिए वायु परिवहन एक प्राकृतिक वरदान है। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि भारत में वायु परिवहन का शुभारंभ 1911 ईस्वी में हुआ था। प्रथम बार इलाहाबाद से नैनी तक 10 किलोमीटर उड़ान वायुयान ने भरी थी और वायु डाक प्रचलन संपन्न किया था। और इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि इस उड़ान का लक्ष्य वायु डाक सेवा चलाना था। भारत में वायु परिवहन के विकास का स्वर्णिम काल भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रारंभ हुआ। भारतीय वायु प्राधिकरण या कह लीजिए एयर अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भारतीय वायु क्षेत्र में सुरक्षित सक्षम वायु यातायात की सेवाएं देनी प्रारंभ की। प्राधिकरण 125 विमानपत्तनों का सफलतापूर्वक संचालन करता है। वायु परिवहन अल्प समय में लंबी दूरियां पार कर जाने में समर्थ है और इस प्रकार भारत ने 1953 ईस्वी में वायु मार्गों का राष्ट्रीयकरण करके वायु यातायात के विकास के द्वार खोल दिए हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत के नागरिक उड्डयन विभाग के पास 11 अंतर्राष्ट्रीय महत्व के हवाई अड्डे तथा 91 अन्य अड्डे हैं। इंदिरा गांधी टर्मिनल नई दिल्ली, सांता क्रूज मुंबई, दमदम कोलकाता, मीनाबक्कम चेन्नई, तिरुवनंतपुरम केरल तथा अहमदाबाद गुजरात में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। इनके अतिरिक्त नागपुर, गुवाहाटी, अमृतसर, पटना, श्रीनगर, वाराणसी, लखनऊ, भोपाल, इलाहाबाद, आगरा, जयपुर, उदयपुर आदि अन्य महत्वपूर्ण हवाई अड्डे हैं। और इस प्रकार आगे हम लोग देखेंगे भारत में वायु यातायात के निम्नलिखित सेवाएं उपलब्ध हैं, जिसमें पहला है भारतीय विमानन निगम, जिसे इंडियन एयरलाइंस कॉरपोरेशन कहा जाता है। यह निगम देश के भीतरी भागों तथा समीपवर्ती देशों के साथ
वायु परिवहन की व्यवस्था करता है। इसके वायुयान 5 लाख किलोमीटर लंबे मार्ग पर चलते हैं और इनमें 28,000 यात्री प्रतिदिन यात्रा करते हैं। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। आगे हम लोग देखेंगे, दूसरा है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमान निगम, जिसे एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉरपोरेशन कहा जाता है। यह निगम विदेशों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन की व्यवस्था करता है। इस निगम के 32 वायुयान सभी महाद्वीपों के 36 देशों में जाते हैं। इसके वायुयान 1,83,483 किलोमीटर लंबे मार्गों पर उड़ान भरते हैं, जिनमें प्रतिवर्ष लगभग 20 लाख यात्री यात्रा करते हैं। इसका मुख्यालय मुंबई में। आगे हम देखेंगे हेलीकॉप्टर सेवा, जिसे पवन हंस कहा जाता है। सामान्यतः पहाड़ी क्षेत्रों के लिए, मुख्यतया अपतटीय तेल क्षेत्रों एवं ओएनजीसी के दूर दराज के तेल क्षेत्रों में सेवाएं सुलभ कराने के उद्देश्य से मई 1985 ईस्वी में यह सेवा प्रारंभ की गई। अब निजी क्षेत्रों में भी विशेष वायु सेवा उपलब्ध है। इस प्रकार आगे है निजी एयरलाइंस। भारत में एयर सहारा, जेट एयरवेज, एयर इंडिया एक्सप्रेस, अलायंस एयर, पारामाउंट एयरवेज, गो एयर, इंडिगो एयरलाइंस एवं एयर दक्कन तथा अन्य निजी क्षेत्र की कंपनियां भी वायु परिवहन की सेवाएं उपलब्ध करा रही। इस प्रकार आगे हम देखेंगे कि ये भारत का मानचित्र है, जिसमें भारत के प्रमुख वायु मार्ग को दिखाया गया है और इसमें मानचित्र को देखने से पता चलता है कि भारत से किन किन देशों में। आगे हम देखेंगे भारत के लिए वायु परिवहन का आर्थिक महत्व। आइए देखते हैं। भारत एक विशाल क्षेत्रफल वाला देश है, अतः इसके लिए वायु परिवहन का महत्व काफ़ी अधिक है। आइए देखते हैं, जिसमें पहला है भारत के पर्वतीय, पठारी, नदियों से युक्त एवं वनाच्छादित क्षेत्रों में परिवहन के लिए वायु यातायात बहुत उपयोगी है। और दूसरा है भारत के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में निरापद एवं सुखद यात्रा करने का एकमात्र साधन वायु यातायात ही है। और तीसरा है भारत के दूर दूर तक स्थित नगरों एवं क्षेत्रों के लिए कम समय में यात्रा करने के लिए वायु यातायात रामबाण। और आगे चौथा नंबर है वायु यातायात द्वारा मूल्यवान एवं शीघ्र नष्ट होने वाले पदार्थों को शीघ्रता से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सकता है। और आगे हम देखेंगे कि बाढ़ आने, भूकंप आने, सूखा पड़ने से लेकर सुनामी लहरों की विनाश लीला होने पर आपदाग्रस्त क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने में वायु यातायात का कोई मुकाबला नहीं है। इसके आगे हम देखेंगे कि क्या कह लीजिए, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ लहलहाती फसलों को कीट पतंगों से बचाने के लिए विमानों द्वारा खड़ी फसलों पर कीटनाशकों का छिड़काव किया जा सकता है। आगे देखेंगे हम लोग। अगला नंबर है भारत की सीमाओं की सुरक्षा में वायु यातायात बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और वायु यातायात से लोगों की आजीविका प्राप्त होती है तथा साथ ही साथ सरकार को भी आय प्राप्त होती है। और आगे है वायु परिवहन अंतर्राष्ट्रीय संपर्क जोड़ने में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। और आगे अंतिम है
वायु यातायात, चुनाव प्रचार, प्रशासन संचालन एवं विपत्ति काल में बड़ा सहायक सिद्ध होता है। और इस प्रकार से अब हम लोग एयर इंडिया का इतिहास देखेंगे कि 1911 ईस्वी में भारत में सबसे पहले वायु परिवहन सेवा का शुभारंभ इलाहाबाद से नैनी तक हुआ। 1947 में वायु परिवहन की ये 1 2 3 4 ये नंबर है, जिसमें पहला है इंडियन नेशनल एयरवेज, दूसरा है टाटा सन्स लिमिटेड, तीसरा है एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया, चौथा है डेक्कन एयरवेज। आज 4 कंपनियां थीं। 1951 में 4 अन्य कंपनियां स्थापित हुई। 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण हुआ। अतः निम्न 2 निगम बने, जिसमें पहला है एयर इंडिया लिमिटेड, दूसरा है इंडियन एयरलाइंस या कह लीजिए इंडियन। और आगे हम देखेंगे कि 8 दिसंबर 2005 को एयरलाइंस नाम हटाकर इसे इंडियन नाम दिया गया। इसका लोगो नीचे चक्र जैसा है, जो कोणार्क के सूर्य मंदिर से अनुप्रेरित। देखेंगे इंडियन एयरलाइंस का इतिहास। 1911 भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत इलाहाबाद से नैनी के बीच की गई थी और 1947 में वायु परिवहन मुख्यतः 4 कंपनियों इंडियन नेशनल एयरवेज, टाटा सन्स लिमिटेड, एयर सर्विसेज ऑफ इंडिया तथा डेक्कन एयरवेज द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। आगे है 1951 में 4 और कंपनियां भारत एयरवेज, हिमालयन एविएशन लिमिटेड, एयरवेज इंडिया तथा कलिंगा एयरलाइंस इस सेवा में शामिल। आगे हम देखेंगे कि 1953 में वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण करके 2 निगम एयर इंडिया लिमिटेड तथा इंडियन एयरलाइंस का गठन किया गया। अब इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में विलय हो गया। और इस प्रकार आगे देखेंगे हम लोग कि पवन हंस एक हेलीकॉप्टर सेवा है जो पर्वतीय क्षेत्रों में वायु परिवहन की सेवाएं उपलब्ध कराती है या पर्यटकों तथा पेट्रोलियम सेक्टरों को सेवाएं उपलब्ध कराती है। आगे हम देखेंगे मुक्त आकाश नीति, जिसके अंतर्गत भारतीय निर्यातकों को सहायता देने तथा उनके निर्यातकों को प्रतियोगितापूर्ण बनाने के लिए सरकार ने अप्रैल 1992 में नौभार के लिए जिस नीति का निर्धारण किया उसे मुक्त आकाश नीति कहा जाता है। विदेशी एयरलाइंस या निर्यातक संगठन मालवाहक वायुयान देश में ला सकता है। इस प्रकार से आज यहीं तक। बहुत बहुत धन्यवाद।